हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हमारे सॉल्यूशन लेसन का लेक्चर नंबर 9। तो आज हाँ, इस लेसन का द एंड होने वाला है। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेसन को यहीं पर ख़त्म कर दें। आज ये लास्ट लेक्चर हो हमारा इस लेसन, मतलब इस सॉल्यूशन लेसन का। ठीक है ना? तो आज का हमारा टॉपिक है असामान्य अनुवाद, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, पॉइंट ऑफ गुणांक, उसका ये पार्ट है असामान्य अनुवाद। ठीक है, इसके बाद दो और आएंगे टॉपिक, उसके बाद फिनिश ये। ठीक है ना? तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राहुल प्रजापति और आपका मेरा ब्यूटीफुल से चैनल एडवांस केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के टॉपिक है हमारा असामान्य अनुवाद। ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है? असामान्य अनुवाद क्या होता है? वैसे एसोसिएशन की या समुदाय की केस को तो समझ आ जा सकता है। ठीक है ना? एसोसिएशन की या समुदाय की केस से इसको अच्छे से समझ सकते हो, पर डिसोसिएशन में थोड़ा सा समझने में, हाँ समझ में तो आ जाएगा, बट एसोसिएशन या समुदाय में अच्छे से समझ में आएगा इसको। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, पहले हम लेते हैं समुदाय का केस। ठीक है, समुदाय में क्या होता है? हम एसिटिक अम्ल को, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल के मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो वो क्या करता है बच्चों? समुदाय में क्या होता है उसका? एक द्विलक का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? एक द्विलक का निर्माण हो जाता है। एक द्विलक। ठीक है, जब हम बेंजीन विलायक में जब बेंजीन विलायक में विलय एसिटिक अम्ल डालते हैं ना, तो ये क्या बेंजीन विलायक में क्या करता है? द्विलक का निर्माण कर लेता है। मतलब दो मोल जुड़ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स एसिटिक अम्ल के, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। ठीक है ना? और द्विलक का निर्माण कर लेता है एसोसिएशन केस में। ये तो सबको पता है। ठीक है ना बच्चों? अब यह क्या होता है बच्चों? एसिटिक अम्ल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है या फिर अनुवाद, वो होता है 60। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या हो जाता है? 120 120 हो जाता है। मतलब हमने तो माना 60। ठीक है, हमने सॉल्यूशन में डाला एसिटिक अम्ल डाला, उसका पता चला हमें, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ भाई साहब? कि 60। ठीक है, फॉर्मूले में डाल दिया हमने कि अनुवाद कितना आया? 60। इज दैट क्लियर? अब जैसे ही सॉल्यूशन में गया, ठीक है, विलियन में गया, विलायक में, तो क्या हुआ? वो द्विलक का निर्माण कर दिया। अब उसका कितना प्राप्त हुआ? 120। कि मतलब यार समझो बात को, हमने हमें पता है कि हमने 1 मोल डाल दिया, मतलब 2 मोल एसिटिक अम्ल डाल दिया। उसमें हमसे पूछा है कि अनुवाद कितना है एसिटिक अम्ल का, हमने बोल दिया 60। एसिटिक अम्ल का 60 होता है। ठीक है, हमने परसेंट दाब निकाला, तो उसमें फॉर्मूले में अनुवाद डाल दिया 60 और कैलकुलेट कर लिया। कौन सा मान प्राप्त हुआ? सैद्धांतिक। ठीक है, गणना के द्वारा प्राप्त हो गया। अब किसी ने प्रयोगशाला में प्रयोग किया, तो विलियन जो एसिटिक अम्ल डाला था हमने बेंजीन में, तो उस सॉल्यूशन का उसने निकाला कुछ पार्ट, कुछ भाग, उसका मेजर किया या प्रयोगशाला में प्रयोग किया, तो उसका अनुवाद कितना प्राप्त हुआ? 120 प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब जो हम सोच रहे थे अनुवाद, उससे डबल प्राप्त हो गया। ठीक है, मतलब सैद्धांतिक मान प्रायोगिक मतलब प्रेक्षित मान से कम प्राप्त हो गया, या मैं बोलूं कि प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से ज्यादा प्राप्त हो गया हमें।
समझिए बात को, कि हम सोच तो रहे थे इतना, पर वो संगठित कर गया, जुड़ गए, मॉलिक्यूल चिपक गए, चिपकने से उसका जो निकाला। अब यार ये बात हो, जब आप सॉल्यूशन में से निकालोगे तो एसिटिक अम्ल का थोड़ी मिलेगा आपको, डाइमर का मिलेगा, मतलब डाइमर मतलब द्विलक मिलेगा, जिसमें उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 120, अनुवाद उसका 120 होगा, ठीक है ना। अब इसका आई निकालो, आई कैसे निकालोगे, इसका आई कैसे निकालोगे, 1/2 आता है, आई 1/2 आता है ना, कैसे 60/120, ठीक है, आई बराबर 1/2। तो ये हमें मान प्राप्त होता है ना बच्चों, ये वाला, तो ये तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये तो सामान्य, ये तो सामान्य अनुवाद है, और जो प्राप्त होता है हमें अलग, उसको बोलते हैं हम असामान्य, असामान्य अनुवाद, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसका आई ऐसे निकलता है 1/2, आई ये है ना, ठीक है, 60/120। तो हम बोल सकता हूँ, बात समझना, आई का एक फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, सामान्य क्या बन सकता है, आई बराबर असामान्य, सामान्य अनुवाद और असामान्य अनुवाद। इस सारी ये कैसे आपने लिख दिया, अब ये पूछोगे कि सर ये कैसे फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, कि आपने सामान्य अनुवाद लिख दिया, बताऊंगा मेरी क्लास में पूरा क्लियर होगा बच्चों को, ठीक है, बताऊंगा ये कैसे आया, वेट करो, ठीक है ना। ये वियोजन, ठीक है, और संगुणन दोनों के लिए अप्लाई होता है फॉर्मूला, वियोजन के लिए, संगुणन के लिए, ठीक है। असामान्य अनुवाद हमारा प्रेक्षित मान होता है, असामान्य अनुवाद ही प्रेक्षित मान था, याद है ना, ये मतलब प्रेक्षित मान क्या होता है कि प्रेक्षित मान डिसोसिएशन या वियोजन के बाद, प्रेक्षित मान तो ये होता है ना वियोजन या डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद जो भी आता है, ठीक है ना, ये आता है, फिर ये, तो ये हमारा असामान्य अनुवाद ही क्या होता है, प्रेक्षित मान होता है, ये सब पता चलेगा अभी थोड़ी सी देर में। और सामान्य अनुवाद क्या होता है हमारा सैद्धांतिक मान, ठीक है, बात समझो। अब आते हैं एसोसिएशन के केस, मतलब वियोजन के केस में, डिसोसिएशन के, वियोजन, ठीक है, वियोजन में क्या होता है बच्चों, बात समझने की कोशिश करना। बात करते हैं हम NaCl की, NaCl का लिया 100% डिसोसिएशन दे दिया मैंने इसको 100%, ठीक है, ये काय में टूटा Na+ और Cl- में इसका हो गया काटा कुटा, ठीक है ना। तो बच्चों अब आप समझो, NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5, सोडियम का 23, इसका 35.5, ठीक है, 58.5। अब बच्चों बात समझो, अगर मैं पूछूं Na+ और Cl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, अब यार एक बात समझो कि सॉल्यूशन में है, ठीक है, Na+ भी हो गया, Cl- भी हो गया, जब आप निकालोगे तो ये थोड़ी है कि आपके हाथ में Na+ के मॉलिक्यूल्स है, तो ये भी तो हो सकता है, Cl- के भी तो हो सकता है, ठीक है। आपने बोला कि आपने ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप बोलो कि सॉल्यूशन से कि यार Na+ तू कहाँ पर है, कि Cl- तू कहाँ पर है, हाथ में आ जा, ऐसे तो आप सोच नहीं सकते, ठीक है। कभी आपके हाथ में ऐसे थोड़ी होगा कि यार Na+ तू आ जा या Cl- तू आ जा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कि कभी आप निकालोगे हाथ में, अगर मॉलिक्यूल्स निकालो ऐसे ही, ठीक है ना, पानी, ठीक है, सॉल्यूशन विलेन निकाल के ऐसे रखो, तो आपके पास पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, प्रायिकता बन रही है, या तो आपके Na+ के मोल आएंगे, ठीक है, या फिर Cl- के आएंगे, या फिर कुछ Na+ और कुछ Cl- के भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना कंफ्यूज होने के लिए
ना हो, इसलिए हम मान लेते हैं दोनों को बराबर दे दिए मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हाँ हमें पता है कि इसका 23 है, इसका 35 पॉइंट, पर मैं दोनों का, कंडीशन ये नहीं है कि Na+ के आएंगे हमारे पास टोटल, कुछ भी आ सकता है सी, मतलब अपने हाथ में। ठीक है यार, सॉल्यूशन में कुछ भी निकालोगे, आपको थोड़ी पता है कि Na+ है Cl- है, दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, इसका मान लिया हमने, बात कर ली 29.25। ठीक है, और इसका मान लिया 29.25। ठीक है बच्चों, इसका आई निकालो। इसका आई कितना आता है वियोजन के केस में? आई कितना आएगा? 2, 2 आएगा, 2। ठीक है, 2 कैसे आया? 58.5 अपॉन 29.5 आ गया ना, 2 आ गया। और फॉर्मूला क्या लग रहा है अपना? ये वाला, ये है ना, बिल्कुल सामान्य अनुपात ये ना, असामान्य ये ना, इसमें वैसा रहा है। बताएंगे कैसे आएगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये समझ में आ गया, सामान्य अनुपात असामान्य अनुपात। ठीक है ना, वियोजन की केस में कम हो गया। अगर मैं बात करूं तो प्रेक्षित मान, मतलब सैद्धांतिक मान प्रेक्षित मान से कम, मतलब ज्यादा कम प्राप्त होने लगा इस केस में, वियोजन के केस में। संगुणन के केस में क्या होता है, जो हमारा प्रेक्षित मान आता है ना, वो सैद्धांतिक मान से ज्यादा प्राप्त होता है। मतलब प्रयोगशाला में जो प्रयोग किया ना, उसका मान जो हमने फॉर्मूले के द्वारा किया उससे ज्यादा प्राप्त होगा इन केस संगुणन के केस में, और इसमें वियोजन के केस में कम प्राप्त होता है। ठीक है, मैं बात कर दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, इसका इसमें लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रेक्षित अनुपात, ठीक है, ज्यादा आता है सैद्धांतिक से। ठीक है, प्रेक्षित अनुपात सैद्धांतिक अनुपात से ज्यादा प्राप्त होता है। इस केस में क्या होता है, प्रेक्षित है ना, अनुपात कम प्राप्त होता है हमारा सैद्धांतिक से। अनुपात से, ठीक है बच्चों। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक बच्चों, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ, साइड में लिख देता हूं मैं। आई बराबर सामान्य अनुपात और असामान्य अनुपात। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, अब जो बात समझो, आई का फॉर्मूला बनेगा संगुणन वियोजन बाद मोलों की संख्या। ठीक है, और संगुणन वियोजन के पहले पूर्व
वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या। ठीक है, क्या बना? संगुणन या वियोजन के बाद मोलों की संख्या और संगुणन वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या। ठीक है, कितने गुना प्रेक्षित मान बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, मोलों की संख्या पर डिपेंड करेगा। ठीक है, संगुणन जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, मोल की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो प्रेक्षित मान उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा मोलों की संख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रेक्षित मान बढ़ेगा उसका प्रयोग के द्वारा। ठीक है, तो आई का क्या लिख सकता हूं मैं? ठीक है, प्रेक्षित अणु संख्या बढ़। ठीक है, और ये ले सकते हैं सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म, ये पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, अब बात करते हैं ये चीज की सामान्य अनुभाग कैसे। अब बात समझो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोई सी भी उठा दो, कौन सी बात करें? चलो बात कर लेते हैं पाई अपॉन एम आर टी। ठीक है, आई को अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो, लिख सकते हैं पर थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, तो पाई ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है ना, एम क्या होता है? मोलरता, विलेय के मोल। ठीक है, अपॉन विलयन का आयतन। ठीक है, अब बात समझो। ठीक है, विलेय के मोल्स कैसे निकालते हैं? विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन। आयतन मतलब अणुसंख्या गुणधर्म का व्यतकर्मानुपाती विलय का अनुपात। व्यतकर्मानुपाती अणुभार उसका व्यतकर्मानुपाती है। ठीक है, अणुसंख्या गुणधर्म का, ठीक है, व्यतकर्मानुपाती विलय का अनुपात अणुसंख्या गुणधर्म से। कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाल लो, कोई सी भी। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन सी? सेकंड सेकंड ले लो, कोई सी लोगे? डेल टी वी बराबर क्या था? या फिर एक काम करो, बात कर लेते हैं पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी ए नोट एक्स बी। एक्स बी व्हाट इज दिस? विलेय के मोल अपॉन फुल मोल। ठीक है, ठीक है, विलेय के मोल है फुल मोल। ठीक है, विलेय के मोल में क्या है? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है, इनटू फुल मोल। किसी का भी देख लो, अणुसंख्या गुणधर्म विलेय अणुभार उसका व्यतकर्मानुपाती है। ठीक है, तो कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो। तो अगर मैं अणुभार की बात करूं आई के अकॉर्डिंग, अणुभार की बात करूं, ठीक है, तो इसका उल्टा होएगा। समझो ना, इसका उल्टा होएगा। ठीक है ना, तो अब बात समझो कैसे। विलेय का अणुभार बढ़ रहा है तो प्रेक्षित मान कम होएगा। याद है वियोजन के केस में, मतलब आई मीन सॉरी, संगुणन के केस में क्या किया था? दो मॉलिक्यूल द्विलक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, द्विलक का निर्माण करते ही उनका जो अणुभार प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? 120 प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब प्रेक्षित मान, हम वही बोलते हैं ना जब प्रयोगशाला में करते हैं, तो 120 प्राप्त होता है। प्रेक्षित मान किससे कम हो गया? सैद्धांतिक मान से। अगर मैं मोलों की संख्या बात करूं,
मोलों की संख्या में इस फॉर्मूले से क्या होगा कि प्रेक्षित मान कम हो जाता है संगुणन के केस में मोलों की संख्या में, क्योंकि द्विलक निर्माण कर लिया, 2 मोल्स डाले आपने और जब प्रयोग द्वारा किया तो 1 ही मोल प्राप्त हुआ, तो इसका अपोजिट प्राप्त होगा। तो अपोजिट क्या प्राप्त होगा अनुभाग के केस में, अनुभाग के केस में क्या प्राप्त होगा सैद्धांतिक अनुभाग अपॉन प्रेक्षित। तो यही तो है, जो सैद्धांतिक अनुभाग था वही तो असामान्य अनुभाग हुआ, समझो ना, सैद्धांतिक अनुभाग वही तो असामान्य हुआ, जो प्रेक्षित था वही तो सामान्य अनुभाग हुआ। सॉरी जो सैद्धांतिक अनुभाग था वही तो सामान्य अनुभाग हुआ, ठीक है। जो प्रेक्षित अनुभाग जो हम प्रयोग द्वारा का देते हैं, जो प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा का देते हैं, ठीक है, उसका भी तो असामान्य अनुभाग प्राप्त हुआ था। कैसे लिखा था मैंने, बात समझना, समूह वियोजन का केस ले रहा हूँ, उसका सॉरी समुदान का केस ले रहा हूँ, ठीक है। कैसे लिया था मैंने, 2CH3 हुआ था COOH, जब इसका समुदान हुआ तो क्या हुआ था, द्विलक का निर्माण हो जाता, ठीक है। ये बॉन्ड बन गया, ये ठीक है, ये इससे ये इसका 120 आता था, इसको मैं क्या बोला था, इसको सामान्य अनुपात, इसको असामान्य अनुपात। असामान्य तो होता है प्रेक्षित मान प्रयोग द्वारा किया। अब तो आ गया ना कहां से आया फॉर्मूला, ठीक है। जितना अब देख लो प्रेक्षित अनुपात, ठीक है ना, अनुपात बढ़ेगा तो प्रेक्षित अनुपात कम होगा, प्रेक्षित कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होगी, प्रेक्षित कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होगी, ये लिख सकता हूं मैं, प्रेक्षित कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होगी। अगर अनुपात निकालने के लिए बोल दिया आपको, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब अनुपात दिया हो दो आपको वहां पर, कि पहले मतलब ये था, फिर आप निकालोगे अलग से नया निकालोगे ना, उस टाइम अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो समझिए इस बात को कि ये कहां से है, सामान्य अनुपात असामान्य अनुपात, ये ना प्रेक्षित मान मैंने बता दिया। जब मोल्स की बात करूं तो इसके 2 मोल्स है, इसका 1 है, कौन सा फॉर्मूला ले रहा हूं, ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले से देख लो प्रेक्षित मान कम हो गया सैद्धांतिक मान से, ठीक है, जुड़ गया वियोजन के मतलब समुदान के केस में, एसोसिएशन या समुदान के केस में ये वाला। अगर अनुपात की बात करूं तो इसका 60 है, इसका 120 है, मतलब प्रेक्षित अनुपात बढ़ गया, प्रेक्षित अनुपात बढ़ गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई का मान कम हो गया, प्रेक्षित मान बढ़ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो गई, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो गई, प्रेक्षित मान बढ़ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हुई। ये देख लो, विलय का अनुपात ज्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम, विलय का अनुपात कम इन केस, ठीक है, उसमें कौन सा वियोजन के केस में, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ गई। इज दैट क्लियर, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अनुपात का केस है, ठीक है। ये मोलों की संख्या बढ़ है, ठीक है, और ये अनुपात का अपोजिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब आप है ना, अगर सामान्य अनुवाद चाहते हो, ठीक है, सामान्य अनुवाद आया, सामान्य आता भी है, कब आता है, जब राउल्ट्स का नियम होता है, जब विलन तनु हो,
ठीक है। जब आप विलय को वियोज्य मतलब विलायक में डालो तो ना तो उसका संगुणन हो ना ही उसका वियोजन हो। इन केस कब, जब आप यूरिया डालो ग्लूकोज डालो तो सामान्य अनुपात प्राप्त होगा आपका, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्रेक्षित मान भी सैद्धांतिक मान के इक्वल ही आएगा, जितना सैद्धांतिक मान आएगा उतना प्रेक्षित मान आएगा। पर जैसे ही आपने डाला नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक जो बट्टे डाला तो संगुणन वियोजन के केस में क्या होता है, विलय जब विलायक में जाता है तो उसका या तो वियोजन हो सकता है या संगुणन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप जो मान प्राप्त होता है ना वह असामान्य मान प्राप्त होता है, जो अनुभार प्राप्त होता है वह असामान्य अनुभार प्राप्त होता है। वैसे आई का मान जो अपने ना वांटक गुणांक से वो तो मोलों की संख्या पर डिपेंड है, ये था असामान्य अनुभार। अर्स मतलब उसका अनुभार जो चेंज हो जाता है, परिवर्तित होता है। प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से भिन्न प्राप्त हो जाता है, कभी ज्यादा प्राप्त होगा कभी इनकेस कम प्राप्त होगा, और कब ज्यादा हो कब कम ये बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि विलय जाकर क्या कर रहा है, ठीक है। विलय विलायक में क्या कर रहा है, वियोजित हो रहा है मतलब दो भागों में टूट रहा है, या फिर चिपक रहा है, संगुणन हो रहा है उसका, ठीक है ना, जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम या ज्यादा बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हमारा एक आता है ठीक है ठोसों की द्रव में विलयता। ठोसों की द्रव में विलयता देखते हैं। देखो, ठोसों की द्रव में विलयता देखने से पहले हम बात करते हैं विलयता क्या होती है। ठोसों की द्रव में विलयता देखने से पहले बात करते हैं विलयता क्या होती है। बच्चों विलयता समझो बात को कि 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में कितनी मात्रा ठोस की घुल सकती है, कितनी मात्रा ठोस की घुल सकती है। किसमें, एक कंटेनर में 100 ग्राम विलायक लिया, इसमें ठोस विलय की कितनी मात्रा घुल सकती है, ठीक है, कितनी मात्रा घुल सकती है उसकी ठोस की विलयता कहलाती है। मतलब 100 ग्राम विलायक है, ठीक है, मैंने बात कर दी शक्कर की, तो आप 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम जल में कितनी मात्रा विलय की घोल सकते हो, कितनी मात्रा विलय की उसमें घोल सकते हो, ठीक है ना, बात समझे, कितनी मात्रा उसमें घोल सकते हो आप शक्कर की। ठीक है, मैंने बात मान ली एक गिलास में पानी ले लिया, तो आप उसमें मैक्सिमम कितनी चम्मच शक्कर डाल सकते हो, 1 2 3। अब ऐसे थोड़ी कि आप 20 से 25 या 30 चम्मच शक्कर डाल दोगे, भूलेगा ही नहीं वो इतना, ठीक है ना। तो शक्कर की कितनी सॉल्युबिलिटी है या कितनी विलयता है कि वो विलायक में घुल जाए, ठीक है ना, ठोस की विलयता कहलाती है। एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में है ना घुली हुई ठोस की मात्रा, कितनी मात्रा घुल सकती है उसकी विलयता कहलाती है। जैसे मैं बात करता हूँ मैं नमक की, नमक क्या होगा, नमक की बात समझो, नमक डालोगे थोड़ा सा हिलाओगे मिल जाएगा, क्योंकि नमक की सॉल्युबिलिटी विलयता शक्कर से ज्यादा है। 2 चम्मच डालो 3 चम्मच डालो 4 5 10 भी डाल दोगे तो भी मिल जाएगा, पर शक्कर 20 या 30 चम्मच शक्कर डाल दोगे नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, नीचे जमने लग जाएगा, उसकी विलयता कम हो जाएगी। होता भी है, नमक की विलयता ठोस से मतलब शक्कर से ज्यादा ही होगी, ये भी ठोस है ये भी ठोस है, कि मतलब ठोस को कितना विलय कर सकते हो मतलब विलायक में, ठोस को कितना बोल सकते हो, ये विलयता कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ आप खाना खाते हो तो आपकी कैपेसिटी कितनी, कितना खाना खा सकते हो, एक लिमिट तक खाओगे ना, फिर ज्यादा खा लोगे तो बस कुछ भी नहीं होगा, फिर उठा ही नहीं जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो कितना खाना खा सकते हो बस क्या आप सेटिस्फाई हो जाओ, ठीक है अब हो गया बस खत्म। उससे ज्यादा खाओगे तो फिर क्या होगा, या तो जमेगा या फिर
समझ रहे हो ना। तो विलेयता समझे बात को। विलेयता क्या है कि 100 ग्राम विलायक में एक निश्चित ताप पर या मैं बात कर दूं पूरा किस ताप पर 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। या तो ये बात कर दो या फिर केल्विन में बात कर दो 98 केल्विन। ये निश्चित ताप पर या रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन। केल्विन निकालना आता ही होगा, ठीक है। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो केल्विन होता है ना उसको डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 से प्लस कर दो तो आपका केल्विन में आंसर आ जाएगा। एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई ठोस की मात्रा, ठीक है, ठोस की मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो। कौन सा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए, मतलब एक साम्य जैसा, ठीक है ना, मतलब पूरा घुल जाए, संतृप्त विलयन, कि आपको कोई अवशेष नहीं प्राप्त हो नीचे की साइड में, ठीक है। तो विलायक की परिभाषा क्या, एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई ठोस की मात्रा उसकी विलयता कहलाती है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब बात समझते हैं ठोस विलयता पर, ठीक है। ठोसों की कारक, ठीक है, या फिर लिख सकते हो तो विलय या ठोस की द्रव्य विलयता कारक, या फिर इसको लिख देते अपने, ठीक है। कारक, ठीक है, विलयता को प्रभावित करने वाला कारक। पहला इसमें आता है बच्चों हमारा विलय व विलाय की प्रकृति, कि विलय कैसा है, विलाय कैसा है, विलाय की प्रकृति। बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, बात समझो। विलय विलाय की प्रकृति कैसे, कि द्रव्य विलायक है उसमें क्या डिजोल्व होगा, द्रव्य विलायक में क्या डिजोल्व होएगा, द्रव्य पदार्थ या द्रव्य विलय, ठीक है। अद्रव्य में ठीक है, ध्रुवीय में ध्रुवीय पदार्थ और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय होएगा। जैसे मैंने बात कर दिया नमक ले लिया और ये ले लिया जल, ठीक है, ध्रुवीय NaCl, इसमें आराम से डिजोल्व होएगा, आयंस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, Na प्लस और Cl इसमें डिवाइड हो जाएंगे। अब मैं बात कर दूं अध्रुवीय में, बात कर लिया CCl4 और ये कर दिया बेंजीन में। अब आ समझो NaCl H2O में फुल विलय, मतलब सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, NaCl घुल जाएगा बहुत जल्दी, उसकी विलयता बहुत ज्यादा होती है H2O में। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय, बेंजीन में डिसॉल्व है अच्छे से, मतलब अच्छे से घुल सकता है। अब वहीं पर मैं NaCl को बेंजीन में घोलूं, नहीं घुलेगा बिल्कुल भी, या फिर CCl4 को मैं जल में घोलूं तो नहीं घुलेगा। तो फर्क पड़ेगा विलय विलाय की प्रगति, विलय कैसा है, विलाय कैसा है। अगर विलय ध्रुवीय है और विलाय भी ध्रुवीय है तो आराम से मस्त विलयता बढ़ेगी, और वहीं पर अगर अध्रुवीय विलायक है, ठीक है, अध्रुवीय विलायक और ध्रुवीय विलय है तो विलयता घटेगी, ठीक है। दूसरा आता है इसमें बच्चों तापमान, ठीक है, तापमान का सीधा मैं बताऊं, ठीक है, क्या क्या होता है, विलय प्लस विलायक
बराबर मिलियन। ठीक है, अगर उष्मा अभिक्रिया मतलब इन दोनों के जुड़ने से अगर रिएक्शन उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी मतलब इन दोनों के जुड़ने से, विलय विलाय के जुड़ने से क्या टेम्परेचर मतलब हीट, ऊर्जा रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, ऊर्जा बाहर निकल रही है तो टेम्परेचर थोड़ा सा दोगे ना, टेम्परेचर कम कर दोगे तो विलेयता बढ़ती जाएगी, क्योंकि यार इनको आवश्यकता थोड़ी टेम्परेचर की, खुद ही रिलीज हो रहे हैं यार। अगर विलय विलायक को आप एकदम से मतलब सॉल्व मतलब एक दूसरे में डाल दोगे, विलय को विलायक में डाल दोगे, हीट रिलीज हो रही है, तो आपको टेम्परेचर क्यों बढ़ाना है? ठीक है, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना ही नहीं है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, टेम्परेचर कम कर दोगे इस केस में, टेम्परेचर कम कर दो तापमान, सॉल्युबिलिटी विलेयता बढ़ेगी। अरे बात समझिए ना कैसे है कि विलय विलायक आपस में जुड़ रहे हैं तो हीट रिलीज हो रही है, तो मतलब आपको एनर्जी देनी है, उसको तापमान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर कब रिलीज होता है? जब दोनों मिक्सअप हो जाते हैं अच्छे से, तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर वहीं पर वीक बॉन्ड हो जाए, ठीक है, आराम से नहीं घुले, तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, रिलीज एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी, एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तब वो केस कौन सा हो जाता है? उष्मा शोषी। उष्मा शोषी में क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, विलय विलायक आपस में घुलते हैं ना, तो क्या होता है, हीट रिलीज नहीं होती, इतनी मात्रा में हीट रिलीज बाहर नहीं निकलती। अब बाहर नहीं निकलती है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, जिससे विलेयता बढ़ेगी। तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। समझ रहे ना बात को? उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होती है, आपको रिलीज हीट लेनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, मतलब उसको लेनी है, समझ रहे हो, देनी। ठीक है ना, हीट अभिक्रिया को हीट देनी पड़ती है, जिससे क्या विलेयता बढ़ती जाएगी, हीट रिलीज होगी फिर तो विलेयता बढ़ती जाएगी। ये तो पढ़ चुके हो यार पहले ही। ठीक है, तो इसको नोट करो। ठीक है, एक और इसमें नेम लिखा देता हूँ मैं। ठीक है, नोट कर लेना। तीसरा आता है बच्चों दाब का प्रभाव। आप सब जानते हो ठोसों के द्रव में ठोसों पर दाब का प्रभाव, प्रेशर पड़ता ही नहीं। मैंने आपको जब फर्स्ट लेसन पढ़ाया था उसमें बात भी बताई थी, फर्स्ट टाइम पे जब फर्स्ट वीडियो आई थी अपनी, कि संपीड़ित संपीड़ित की मात्रा, संपीड़न की मात्रा ठोसों में बहुत कम होती है और द्रव में भी बहुत कम होती है। ठीक है, ठोसों का एक आकार निश्चित होता है, कितना दबाओगे क्या, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप द्रव में ठोस को दबाओगे तो कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो उनका आकार निश्चित होता है, तो दाब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता ठोसों पर, ठोसों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, ठोसों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका आकार निश्चित होता है, इस वजह से। उनका आकार निश्चित है तो दाब का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं उनपे। ठीक है, थोड़ी आप दाब लगा के उसको ठोस को द्रव में घोल सकते हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नोट करो इसको। भैया ठीक है, अब आता है हमारा गैस की द्रव में
विलेयता, ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता, इसकी बात करते हैं। देखो गैस की क्या होता है बच्चों, एक निश्चित ताप और दाब पर, ठीक है, एक निश्चित ताप दाब पर 1 लीटर या फिर इकाई विलाय की इकाई आयतन में, एक निश्चित ताप और दाब पर विलाय की इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, उसकी गैस की विलेयता कहलाती है, ठीक है। इकाई आयतन में लिख देते हैं, किसी निश्चित ताप पर इकाई आयतन में, सॉरी, विलाय के इकाई आयतन में किसी निश्चित ताप पर विलाय की इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, उसकी विलेयता कहलाती है, उसकी द्रव में विलेयता कहलाती है, ठीक है ना, है ना, जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो, जिससे संतृप्त संतृप्त विलयन प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ पे गैस की जो मात्रा लेते हैं ना उसको एनटीपी पर लेते हैं, ठीक है, एनटीपी जाने हैं सामान्य ताप और दाब पर, ठीक है, गैस का ताप और दाब भी सामान्य, यहाँ पर विलायक का भी ताप सामान्य हो और वहां पर गैस का भी ताप दाब सामान्य, इज दैट क्लियर। तो तब बात करते हैं विलेयता की, जितना ताप दाब बढ़ाओगे फिर वो अलग अलग है, प्रोवाइड करने के लिए कारक आ जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो दाब बढ़ाओगे तो फिर विलेयता बढ़ेगी, ठीक है ना। तो किसी निश्चित ताप पर विलाय के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, उसकी द्रव में विलेयता कहलाती है, जिसे संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है, इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, या फिर बात करते हैं यहाँ पर ये लिख लो, घुली हुई गैस की प्रत्येक, लिख लेना, दिख रहा है ना ऊपर, दिख रहा है, आयतन में घुली हुई गैस की प्रत्येक गैस की मात्रा, उसकी द्रव में विलेयता कहलाती है, ठीक है। और इकाई आयतन मतलब हो गया बच्चों, इकाई आयतन की बात करूँ ना मैं तो यहाँ पर 1 लीटर हो गया, बात समझ में कि 1 लीटर विलायक में कितनी मात्रा गैस की जा सकती है, कितनी मात्रा गैस की विलय हो सकती है, उसमें घुल सकती है, गैस की विलेयता कहलाती है, ठीक है। यहाँ प्रत्येक क्यों बात करिए, या फिर आंशिक की बात कर लेते हैं, आंशिक गैस की, ठीक है, प्रत्येक या आंशिक गैस की, कैसे यार एक बार समझो, आंशिक क्यों बात करी मैंने, 1 लीटर ले लिया मैंने, ठीक है यार, ये बताओ ऑक्सीजन भी खुलेगा, नाइट्रोजन भी जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन भी जाएगा। अब मैं टोटल प्रेशर की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, टोटल कितना घुल रहा है इसकी बात नहीं करूंगा, यहाँ प्रत्येक की बात करूंगा, क्योंकि N2 पर दाब अलग होगा, जिससे दाब N2 पर अलग लगेगा तो उसकी मात्रा घुलेगी ज्यादा, ठीक है, विलायक में उसकी मात्रा ज्यादा घुलेगी, O2 पर जितना दाब लगेगा उतनी ही उसकी मात्रा घुलेगी विलायक में, ठीक है ना। तो मैंने बात करी निश्चित ताप पर विलायक की इकाई आयतन में घुली हुई प्रत्येक गैस की मात्रा, उसकी द्रव में विलेयता कहलाती है, अलग अलग के लिए अलग अलग है, ठीक है, N2 के लिए अलग होगी, O2 के लिए विलेयता अलग होगी, क्योंकि N2 का अलग प्रेशर लगेगा जिससे उसकी दाब उसकी विलेयता बढ़ेगी, ठीक है, विलायक में उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो गैस की द्रव में विलेयता क्या हुई कि 1 लीटर विलयन में आप कितनी मात्रा गैस की घोल सकते हो, कितनी मात्रा गैस की डिसॉल्व हो सकती है, जिसे संतृप्त विलयन प्राप्त हो, ठीक है, जिसे संतृप्त विलयन प्राप्त हो, ठीक है। तो इसको नोट करो, ठीक है, विलेयता समझ में आ गया, ठीक है। देखो यहाँ बात करते हैं बच्चों,
विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वही पहले बात करता हूं, विलेय व विलायक, विलेय विलायक। ठीक है, ध्रुवीय विलायक। ठीक है, ध्रुवीय विलायक या फिर गैस और विलायक की बात कर रहे हो कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय मतलब गैस में ध्रुवीय जो गैस होगी ना ध्रुवीय, ठीक है, वही डिसोल्व करेगी विलायक में। अध्रुवीय गैस में, अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय गैस ही मिक्सअप होगी। ठीक है, अब आज समझ लें जैसे कैसे मैंने बात कर ली, अमोनिया ले लिया, अमोनियम गैस ले ली। अगर आप इसको द्रव में घोलोगे जल में तो आराम से मिल जाएगा, आराम से घुलेगी। तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, NH3H2 में आराम से मिल जाएगी और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, बात समझिए, गैस पे डिपेंड करा, गैस की प्रकृति कैसी है। ठीक है, अब वही बात समझो भाई, O2 की बात करो, ऑक्सीजन। अगर आप इसको पानी में घोलोगे और रिएक्शन इतना घुलेगा ही नहीं उसमें मात्रा। ठीक है, तो विलय विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, पहला पॉइंट हमारी और विलय विलायक की। अब अमोनिया को आप जल में घोल सकते हो, थोड़े मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बट आप ऑक्सीजन को जल में नहीं घोल सकते। तभी तो आप समझो ना कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा 0.3% होती है, या फिर बात कर लो 0.03% होती है। तभी तो जो मछली होती है वो सांस ले सकती है, पर अपने सांस ले नहीं सकते, कभी भी अपने पानी में सांस ले नहीं सकते। ठीक है, बात समझिए, अपने कभी भी सांस ले नहीं सकते। ठीक है, तो एक ही होगा। ठीक है, दूसरा इसमें आता है बच्चों तापमान। तापमान आप सब जानते हो, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा बहुत पाई जाती है। आप जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी या विलेयता घटेगी। क्यों? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करा गैस के अणु गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो टिकेंगे एक जगह, बिल्कुल नहीं, एक उधर गया एक उधर गया, दूर दूर फैल जाएंगे। जिससे क्या होगा, टेम्परेचर तापमान इंक्रीज, तापमान बढ़ाया तो विलेयता घटेगी। ठीक है ना बच्चों, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्वतंत्र रूप से गति करने लगेगी बाहर की तरफ, तो विलेयता घटेगी जरूर में उसकी। ठीक है, बात समझ गया? ठीक है, दूसरा आता बच्चों, तीसरा हमारा दाब। तो आप सब जानते हो गैस पर दाब का बहुत प्रभाव पड़ता है। संपीड़न, संपीड़ित होती है गैस बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा संपीड़ित होती है गैस। ठीक है, आप द्रव में डालो उसको, जितना प्रेशर लगाओगे बाहर की साइड से कि द्रव की सतह पर, गैस पे जितना प्रेशर लगाओगे द्रव की सतह पर, उतनी ज्यादा उसमें विलेयता बढ़ती है। ठीक है, बात समझे? जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, समझिए, तो जितना ज्यादा प्रेशर दाब इंक्रीज करोगे विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, बात समझे, विलेयता बढ़ेगी। अब देखा भी होगा, वो दाब की अच्छी सी परिभाषा दी है हमने, एक इस पे लॉ बना हुआ है दाब की एक परिभाषा पर, मतलब जो दाब का फैक्टर है ना, इस पे एक लॉ बना हुआ है, नियम बना हुआ है, जिसे बोलते हैं हेनरी नियम। हेनरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था ये, इसलिए उसी के नाम से हेनरी नियम बना। तो हेनरी नियम क्या होता है उसको पढ़ने के लिए इसको नोट कर लो पहले। वहां पे एक अच्छा सा उदाहरण बताऊं बच्चों, जब गोताखोर होता है ना, ये जो पानी में जाता है समुद्र में या तालाबों में, मतलब वो सिलेंडर विलेंडर लगा के सब कुछ जाता है, तो वो क्या करता है, अपने सिलेंडर होता है ना,
गैस सिलेंडर होता है ना उसका, जो उनका पीछे की साइड में लटका होता है, तो उसमें क्या करते हैं वो O2 गैस होती है ना, O2 गैस, उसमें वो हीलियम गैस मिला देते हैं उसमें, हीलियम गैस मिला देते हैं, जिससे क्या होता है गैस है ना तनु हो जाती है। तनु जानते हो ना, तनु वेट्स मनु, वो नहीं है, तनु हो जाती है, मतलब डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, जो N2 नाइट्रोजन गैस होती है ना, तो इसकी रक्त में विलेयता घट जाती है, वो रक्त में घुल नहीं पाता, इसके कारण। समुद्र में जाओगे, समुद्र में नीचे नीचे गहराई में जाते जाते दाब बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन घुलनी चाहिए, अमोनिया गैस है ना, घुले, अमोनिया गैस घुल जाती है जल में, तो क्या करता है भाई, नाइट्रोजन गैस होती है ना, वो जल में मतलब अपने रक्त में घुलने लग जाती है। अगर आप हीलियम गैस नहीं मिलाओगे, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जाती है ना रक्त में, ऑक्सीजन जा रही है ना, तो वो कम कर देते हैं प्रेशर इसका। अगर दाब ज़्यादा है तो नाइट्रोजन क्या होगा, रक्त में मिलती रहेगी। ठीक है, अब क्या करता है उसको बचाने के लिए, नाइट्रोजन रक्त में मिल जाएगा, अगर उसको अब रक्त में मिल गया तो बच्चों क्या करते हैं, जब अपने ऊपर आते हैं ना, वापस पानी से बाहर आते हैं ना, तो बहुत मतलब पीड़न होती है उसमें, बहुत दर्द होता है। ठीक है, इसी को कम करने के लिए क्या करते हैं, गैस सिलेंडर में हीलियम बढ़ देती है, जिससे तनु हो जाता है। तनु क्या करती है, नाइट्रोजन, वहाँ पर नाइट्रोजन का शरीर में प्रेशर है ना कम कर देता है, जिससे नाइट्रोजन रक्त में मिल नहीं पाता। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, O2 मतलब गैस लेयर में हीलियम गैस मिला देते हैं वायु में। ठीक है, जिससे कि नाइट्रोजन की जो दाब होता है ना वो कम हो जाता है। दाब लगा, अरे यार लगता ही है दाब, और जल में डालोगे दाब लगाओ उसमें, खुलेगा, विलेयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, कि हेनरी नियम पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अपना आता है बच्चों, अपना आता है बच्चों हेनरी का नियम। तो बच्चों हेनरी ने क्या बोला था, देखो किसी किसी गैस की किसी गैस की वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, आंशिक दाब, उसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होती है। क्या बोला, किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होती है, मतलब प्री प्रोपोर्शनल टू एक्स विलय। ठीक है, मोल अंश बोल दो। ठीक है, विलय या फिर मोल अंश। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि कोई गैस है, ठीक है, उसके द्रव में जितनी मात्रा, मतलब गैस की जितनी मात्रा बढ़ेगी, गैस के मोल्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा वो गैस घुलेगी। आज समझो ना, जितनी ज्यादा मोल्स बढ़ेंगे तो उन पर दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ती जाएगी।
ठीक है ना। तो जितने ज्यादा मोल्स इंक्रीज होंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो विलेयता द्रव में उसकी विलेयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा आप मोल अंश बढ़ाओगे मतलब गैस की मात्रा बढ़ाओगे, मोल अंश क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, और गैस की मात्रा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा उसमें प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा तो उसकी द्रव में विलेयता बढ़ती जाएगी। द्रव में क्या होता है, गैस कैसे है, द्रव में जितना गैस पे जितना प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा विलेयता मतलब उसकी विलेयता बढ़ती जाएगी गैस द्रव में। ठीक है ना, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस पर उतनी ज्यादा द्रव में उसकी विलेयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। जितना मोल अंश बढ़ेगा उतना ही ज्यादा पी का दाब बढ़ेगा। ठीक है, पी का दाब बढ़ेगा तो उसकी विलेयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, समानुपाती का स्थिरांक हटाएंगे तो एक आएगा नियतांक KH। व्हाट इज दिस KH? देखो बच्चों, P होता है हमारा दाब आंशिक, ठीक है, KH होता है हमारा हेनरी नियतांक। ठीक है, KH हेनरी नियतांक, इसको सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल स्थिरांक नहीं बोलूंगा, कांस्टेंट नहीं बोलूंगा, सार्वत्रिक होता है ना, जैसे सार्वत्रिक, सार्वत्रिक स्थिरांक नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि हर गैस के लिए इसका मान अलग अलग प्राप्त होगा हमें। जैसे हमने गैस स्थिरांक की बात करी तो सबके लिए क्या लगा था, 0.00821 और 8.31। ठीक है, सबके लिए वही था, पर यहाँ पर हर गैस के लिए केएच का मान अलग अलग डिफरेंट प्राप्त होगा, इसका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, सभी के लिए मतलब केएच का मान बहुत डिफरेंट होगा, क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, एक्स हो गया मोल अंश। तो बात समझिए बच्चों कि हेनरी नियम क्या था, किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होती है। ठीक है, मोल अंश के समानुपाती होती है, उसकी मोल अंश के समानुपाती होती है। ठीक है, जितनी मात्रा बढ़ाओगे, ठीक है, मात्रा मोल की मतलब गैस की जितना मात्रा बढ़ाओगे उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी विलेयता बढ़ती जाएगी द्रव में। ठीक है, या इसकी एक परिभाषा बताती है बच्चों, निश्चित ताप पर, ठीक है, विलाय के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा ठीक, इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर ठीक है, साम्य अवस्था में गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर विलाय की इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब बात समझो इसका, मतलब जो इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा है ना, कितनी मात्रा घुली हुई, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके समानुपाती है, द्रव की साम्य अवस्था पर जो दाब लगाते हैं ना गैस पर उसके समानुपाती। ठीक है बच्चों, समझे बात को, जो गैस से घुली हुई है ना वो कितनी मात्रा में घुली हुई है ये डिपेंड कर रहा है उसमें दाब कितना लगा रहा है।
ठीक है, कि दाब उस पर कितना लगा रहे हो, गैस पे कितना दाब लगा रहे हो जिससे वो उसमें घुल रही है, उसकी मात्रा विलय में घुल रही है, विलायक में घुल रही है उसकी मात्रा। एम इससे बनता है बच्चों एम सॉरी एम प्रोपोर्शनल टू पी। एम क्या है, गैस की मात्रा घुली हुई है, विलायक में कितनी मात्रा है गैस की घुली हुई, गैस की घुली हुई मात्रा एम, ठीक है। और पी दाब, जितना दाब बढ़ाओगे उसमें उतनी विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। जितना दाब बढ़ाया एम उतना ही बढ़ता जाएगा, विलेयता बढ़ती जाएगी, उसकी गैस में विलेयता बढ़ती जाएगी, ठीक है। गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ेगी एम, वो पी जितना दाब बढ़ाओगे। समानुपाती का स्थिरांक घटाओगे, कांस्टेंट लाओगे, वो आएगा के एच पी, ठीक है, के स्मॉल एच और पी, ठीक है। एक निश्चित ताप पर विलायक की इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर, मतलब कितनी मात्रा घुल रही है किस पे डिपेंड कर रहा है, द्रव की सतह पर साम्यावस्था में गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। जितना दाब लगाओगे इकाई आयतन में उतनी ज्यादा गैस घुलती जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है ना, एम हो गया गैस की घुली हुई मात्रा, दाब हो गया, ठीक है। आयतन में कितनी मात्रा घुली हुई है, कितनी मात्रा घुलती जाएगी, मतलब जितना दाब बढ़ाओगे उतनी ज्यादा मात्रा घुलती जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये हमारा हेनरी का नियम है, क्वेश्चन इसमें बनते जाता फॉर्मूला। इसको हम सार्वत्रिक स्थिरांक नहीं बोला जाता, क्यों, क्योंकि हर गैस के लिए अलग अलग होता है। नोट करके लिख लेना, नोट लिख लेना, 500 का लिखो, 1000 का, 500 के तो बंद, 500 के बंद नहीं, 1000 के बंद हो गए, ठीक है ना, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं उनके। तो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन दे रखा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। देखो, यदि N2 गैस को नाइट्रोजन गैस को 273 होता है 93 केल्विन ताप पर जल में प्रवेश किया जाता है, तो 1 लीटर जल में कितने मोल, मतलब मिलीलीटर मोल, ठीक है, समझना, मिलीलीटर दे रखा है, मोल N2 गैस विलय होगी। N2 का आंशिक दाब आपको दिया हुआ है 0.987 बार तथा 293 केल्विन पर। N2 के लिए हेनरी नियतांक का मान ये है, ठीक है। तो देखते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहले टेम्परेचर की बात करते हैं बच्चों, दिया हुआ है टेम्परेचर 293 केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। विलायक क्या है, जल 1 लीटर, तो ग्राम में हुआ इसका 1000 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, आंशिक दाब P कितना दिया हुआ है नाइट्रोजन का, N2 का 0.987 बार, और हेनरी नियतांक 76.48 kg, केजी बार दिया हुआ बच्चों, केजी को मैं लिख देता हूँ 10 की घात 3, सही है, केजी लिख दिया, 1000 से गुणा कर दिया उसको, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ नहीं है, ठीक है, पूछ रहा है N2 गैस विलय, ठीक है। आपको x ज्ञात करना है N2 का, लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, x N2 इक्वल टू, या फिर फॉर्मूला आपका ये बनता है P N2 इक्वल टू के एच
एक्स एन टू, इसको इधर उठाओ, ले लो, एक्स एन टू इक्वल टू पी एन टू अपॉन के एच। ठीक है, मान पटको, मान पटकते हैं 0.987 76.48 इंटू 10 की बात 3 बार। ठीक है, बार से बार कैंसिल हो जाएगा ये आपका। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात समझो, तो ये तो आ गया आपका यहाँ तक। अब आप जानते हो ये क्या चीज है, एक्स क्या है, मोल अंश। ठीक है, मोल अंश बात समझो, एक्स एन टू बराबर विले के मोल अपॉन कुल मोल। विले के मोल मतलब एन टू के मोल। ठीक है, एन, अब कुल मोल क्या क्या है, कुल मोल में क्या है, एक तो नाइट्रोजन भी और जल भी है, तो एन टू के मोल प्लस ये एन डब्ल्यू के, डब्ल्यू मतलब वाटर। ठीक है, एन टू हो गया, ये हो गया। अब बच्चों एन टू, एन टू लिखो, क्या मतलब है, मिलाया घटा दिया, जल है, जल की मात्रा ज्यादा है। और वैसे भी यार एन टू अलग है, तो मैंने सिंगल एन लिख दिया। एन टू तो याद करना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास आया फॉर्मूला न्यू, अरे सॉरी, ये डब्ल्यू, एन डब्ल्यू, हाँ सॉरी, एन कैपिटल एन टू और एन डब्ल्यू। अब बच्चों पास समझो, मोल निकालते हैं, एक्स एन टू, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, द्रव्यमान, ये तो है ना। ठीक है, एन टू क्या है, नाइट्रोजन नंबर ऑफ मोल्स, एन टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं नाइट्रोजन के, नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो ये ऐसा कैसे लिख दो। ठीक है, इसकी बात करते हैं नंबर ऑफ वाटर। ठीक है, मोल्स के, तो जल के मोल्स निकालो, दिया हुआ नहीं है, पर जल का आपको ये दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, द्रव्यमान बटा अनुपात। जल का द्रव्यमान कितना होता है, जल का द्रव्यमान दिया रखा है विलायक का, विलायक है ना, तो 1000। अनुपात कितना होता है जल का, H2O 16 और 2 18, 55.5 ग्राम अपॉन मोल। ठीक है, ये हुआ आपका नंबर ऑफ वाटर के मोल्स निकल गया। रख दो इधर। ठीक है, अब बच्चों अपने को क्या याद करना है, आपको ये दिया हुआ है, देखो दिस। ठीक है, तो आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स याद करना है अपने को, मोल याद करना है। ठीक है, तो सॉरी, एक्स एन टू इंटू 5.5593, इज दैट क्लियर। मान पटक दो अब इसको, ये साइड में लिख लेना, मान पटकी वाले ले जाओ, 0.987 इंटू 5.5, 0.987 इंटू 5.5 इंटू अभी लगाऊंगा मैं, क्या लिखना है यहाँ। ठीक है, 76.489। ठीक है, ये बाहर से बाहर कैंसिल। अब बात समझो, हमें मोल काई में चाहिए, मोल काई में चाहिए मिलीलीटर में। उसके लिए क्या करो, 1000 से गुणा कर दो, इसको आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा, मोल क्या हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसको नोट करो, समझ गए ना बात को। 1000 इसलिए लिखा है क्योंकि आपको मिलीलीटर में चाहिए, मोल मिलीलीटर में पूछा उसने खुद ने, मिलीलीटर मोल N2 गैस।
विले होगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, आपको सॉल्व कर लेना इसको। वैसे आएगा 10 की घात, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट हटेगा, 3 जीरो नीचे आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 1 4 जीरो आ जाएंगे, ये जाएंगे 2 पॉइंट हटेगा 2 पड़ जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना आगे। ठीक है, इसको नोट करो। हमें मोल अंश दिया था, मोल अंश निकाल लिया ऐसे। ठीक है, एन टू का याद नहीं, हमें द्रव्यमान कुछ भी याद नहीं है, तो ऐसे कैसे लिख दिया, मोल याद करना है। तो ये तो मोल अंश है, ये नहीं है, इसमें याद कर लो, इसको सोल्व कर दो आप यहाँ पर। ये आ गया, ये मोल अंश है। उसने नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, ये मोल अंश है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नोट हो गया। हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन है। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली H2S गैस का गुणात्मक विश्लेषण में काम ली जाती है। यदि H2 गैस की जल में एसटीपी पर विलेयता इतनी है 0195 m, m मतलब मोलनता हो, तो हेनरी नेतान की गणना करें। ठीक है, इस बार KH ज्ञात करना है आपको, हेनरी नेतान। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बच्चों, H2S गैस है और जल। ठीक है, अब आपको एसटीपी पर वो पूछा आपसे, तो एसटीपी पर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मान आता है 987 बार। आपको एसटीपी पर याद करना होता होगा, दाब की इकाइयाँ होती हैं, ये आती है, तो बता देते हैं साइड में आपको। देखो बच्चों, अगर एसटीपी पर हो तो आता है 987 बार। अगर एटीएम में दे दे आपको तो ये आता है 1013। अगर पास्कल में पूछ ले, ठीक है, बाहर लिख दो, तो 10 की घात 5 बार पास्कल, पास्कल से कर दो। या फिर एटीएम पूछ ले आपसे कभी mmHg में, तो 7 से 60 से कर दो उसको गुणा। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको दे रखा है विलेयता इतनी, तो 0.195 स्मॉल m का मतलब मोललता, मोललता का मतलब विलय की मात्रा अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो यहाँ पर आपको विलय कितना दे रखा है, 0.195। ठीक है, मोल विलायक 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। याद करना है KH आपको। अब देखो KH याद करना है। ठीक है, KH याद करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या था, P। ठीक है, KH याद करना है। ठीक है, P अपॉन ये आ गया आपके पास, दाब दे दिया, एसटीपी दे दिया गैस का, गैस की जल में एसटीपी विलेयता, दाब दे दिया आपको। ठीक है बच्चों, अब आज समझो। ठीक है, अब आज समझो इसमें क्या आ गया, ये लिख दिया H2S गैस के लिए। ठीक है, और प्रेशर भी वैसे लिख दिया। अब आपको क्या क्या दे रखा है इसमें, यहाँ लिख दें। प्रेशर दे रखा आपको 0.987 बार। मोल अंश, मोल अंश क्या होता है, नंबर ऑफ H2S के मोल। ठीक है, और H2S प्लस
वाटर, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है, वाटर की मात्रा ज्यादा है, तो क्या होगा NH2S अपॉन NW। N की मान अपने को पता है 195, NW का मान हमें पता है 55.5, पहले निकाल चुके हैं इसलिए उसमें, ठीक है ना। ये दे रखा है आपको मोल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स याद नहीं है पर आपको विलायक याद है 1000 ग्राम है, 1000/18 अनुपात 55.5। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पटक दो, इसकी वैल्यू है XH2S की, यहाँ लिख देता हूँ 0.987 इंटू 55.5 अपॉन 0.195। तो ये आपका सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका। एंडिंग नियतांक ज्ञात हो गया तो आंसर आ जाएगा आपका। इस साइड में लिख लेना नोट करना चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, इकाई की आएगी बाद में, आएगी इकाई STP में बाद में। क्यों, देखो ये मोल्स से मोल कैंसिल, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा बाहर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, नोट करो इसको, ये देख लिया करो क्या दिया हुआ है M, कहाँ पर क्या होगा, छोटा सा M बच्चा, ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो आज हमारा लेसन 2, ठीक है, सॉल्यूशन लेसन आज यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। लास्ट लेक्चर था तो आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं, जितना भी आपका सिलेबस में था बिलियन में वो सब पढ़ा दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों इसमें, ठीक है, जो मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करा सकता आपसे, ठीक है। कुछ थ्योरी टाइप के, विधि टाइप के क्वेश्चन आंसर होते हैं तो उनको मैं यहाँ पर आपको करवा नहीं सकता, ठीक है। वो तो आप लोगों की कोचिंगों में पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पर करवा देंगे वो, पर जितना हाँ आने की संभावना होती है पेपर में उतना सारा पढ़ा देंगे। न्यूमेरिकल्स आपको एक दो करवा ही दिए तो इसी पैटर्न पे आएंगे सब कुछ, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ और आ जाए वैल्यू, मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चन करवा दिए, आपको M दिया हुआ तो कैसे निकालते हैं, आपको नंबर ऑफ मॉल्स पूछे हैं तो कैसे निकालते हैं, सब बता चुका हूँ इस बात का, ठीक है ना। अगर PDF चाहिए इसके नोट्स तो उससे मैं कांटेक्ट करना उससे, ठीक है, उसके भी आपको PDF अरेंज करवा देंगे, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ना, अब नया लेसन चालू होगा, अब नया लेसन 3, ठीक है, मस्त वाला लेसन है, ठीक है, इंजॉय करना उस चीज को भी, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लो, वो पढ़ लेना इसको भी, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। नोट करो इसको।